हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे मई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये हर एक साल 11 मई को मनाया जाता है। ये 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1998 को पोखरन राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था। और साथ ही साथ इसी दिन यानी कि 11 मई को ही त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण और साथ ही साथ स्वदेशी विमान हंस 3 को भी उड़ाया गया था सक्सेसफुली। तो इसीलिए 11 मई को हर एक साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफआईआर आपके द्वारा योजना को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। अब देखिए हर एक राज्य के अपने अपने स्कीम होते हैं और अपने अपना नाम होता है। तो इस तरह के इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये हुआ कि एफआईआर आपके द्वारा इस तरह की योजना को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस तरह के स्कीम को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब ये स्कीम क्या है? तो इस स्कीम को सबसे पहले तो इस स्कीम के तहत आप कॉल करके 100 पर डायल करके जो है वो आप घर पे पुलिस को बुलवा सकते हैं और आपके घर पर हेड कांस्टेबल आएगा एफआईआर लॉन्च करने। तो इसे अभी प्रेजेंट टाइम पे पायलट प्रोजेक्ट के तहत 23 पुलिस स्टेशन में शुरू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो राज्य के और भी पुलिस स्टेशनों में इसे स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि आप घर बैठे अगर कोई दिक्कत है, आपको किसी से झगड़ा या फिर किसी तरह की भी दिक्कत हो, मोबाइल चोरी या फिर बाइक चोरी, तो आप घर पे पुलिस को बुलाइए, 100 डायल कीजिए और घर पे ही एफआईआर दर्ज करवाइए ना। यानी कि अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है एफआईआर दर्ज भी करना हो तो। और साथ ही साथ इसको लॉन्च किसने किया? तो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने। और नरोत्तम मिश्रा ने 112 नंबर का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिसके अंतर्गत इस 112 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस, पुलिस और फायर फाइटर को आप बुला सकते हैं मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपके द्वारा एफआईआर आपके द्वारा योजना जो है, इसके तहत जो एफआईआर भी लॉन्च किया गया पहले ही दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 ये किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये हर एक साल मई के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार मई का सेकेंड सैटरडे कब हुआ था? 9 मई को हुआ था। यानी कि इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? 9 मई को। और इस बार इसका थीम क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। प्रवासी पक्षी कहने का मतलब ये हुआ कि वो पक्षियाँ जो किसी समय किसी मौसम में एक जगह से दूसरी जगह विचरण करती हैं, उड़ती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है जो प्रवासी पक्षियाँ जो होती है उनकी फ्लाईवेज, जो मतलब पक्षियाँ किस तरफ से किस तरफ फ्लाई करती हैं। यह है अफ्रीका यूरेशियन फ्लाईवेज, फिर यह है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवेज और यह है अमेरिका फ्लाईवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्टेट के थंजावुर नेटिव वर्क्स या फिर इसे पीथ वर्क्स भी बोलते हैं एंड अरुम्बावुर वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के थंजावुर नेटिव वर्क्स, ये है नेटिव वर्क्स, और अरुम्बावुर वुड कार्विंग यानी कि जो लकड़ी की जो नक्काशी होती है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो है एक किसी प्लांट से निकलता है, पिथ वर्क्स जो है ये किसी प्लांट से निकलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये किस स्टेट का है? तो ये है तमिलनाडु का। तो ये ध्यान रखिएगा जीआई टैग किस वस्तु को दिया जाता है? जीआई टैग इस वस्तु को दिया गया है यानी कि इस तरह की वस्तु जिस चीज़ से बनाई गई है, ये वक्स जो किया गया है, इस तरह की वस्तु और इस तरह के वक्स जो है इंडिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और जीआई टैग जो है ये कितने सालों के लिए मान्य होता है? 10 सालों के लिए ये मान्य होता है, फिर उसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सोहराय कोहबर पेंटिंग एंड विच स्टेट्स यानी कि किस राज्य का तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? अब रुमाल कहने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि वो वहाँ का रुमाल ही है।
तो ऐसा नहीं है। झारखंड के सोहरई कोवर, ये है सोहरई कोवर पेंटिंग। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल, टी से तेलिया और टी से तेलंगाना, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इस पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी पेंटिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस रुमाल को, ये जो तेलिया रुमाल है, इस रुमाल को सूती कपड़े में हाथ से बनाया जाता है, जिसमें लाल, काले और सफ़ेद, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप तेलिया रुमाल करके अगर आप गूगल करते हैं तो आपको बस इसी तरह की छोटे छोटे कपड़े या फिर बड़ी साड़ियाँ, ये साड़ी है एक्चुअली, तो अगर आपको दिखेगा भी तो बस लाल और फिर काला और सफ़ेद कलर का ही दिखेगा प्रिंट। तो लाल, काले और सफ़ेद विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन होते हैं तेलिया रुमाल कपड़े पर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और झारखंड का सोहरई कोवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है? तो अभी हाल ही में स्लोवेनिया कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है। वैसे तो हमारा गोवा भी जो स्टेट है वो भी कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका था, लेकिन फिर वहाँ पे केस आ गए हैं। आई थिंक 14-15 केस आ गए हैं वहाँ पे फिर से। तो पहले 7 केस थे और सातों के सातों जो है वो ठीक हो चुके थे, यानी कि कोरोना वायरस से फ्री हो गए थे। तो लेकिन फिर वहाँ पे केस आ गए हैं। अब देखिए कोरोना वायरस जो है और ही बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो लेकिन इस देश में जो कि यूरोपियन कंट्री है स्लोवेनिया, और जिसकी कैपिटल है ल्यूब्लियाना, तो वो कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी? तो यूएन द्वारा ये हर एक साल मिड ईयर में जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। और इसके अनुसार, तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए सभी एजेंसी जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट ग्लोबली और इंडिया की और सभी देशों की जारी करती है, लेकिन जो और 1 महीने पे 2 महीने पे ये बदलती भी रहती है। लेकिन यूएन के द्वारा जो ये जारी किया गया है ये हर एक साल मिड ईयर में बस जारी किया जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अनुसार इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो होगा 1.2%। ऑप्शन नंबर बी 1.2%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारत को वैश्विक ऊर्जा सूचकांक यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसके अनुसार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी की जाती है, और इसके अनुसार इंडिया को रखा गया है 74वें नंबर पे। 74वें नंबर पे। और इसमें पहले नंबर पे कौन है? पिछले साल किस रैंक पे था इंडिया? तो पिछले साल 76 रैंक पे था, और इस वर्ष जो है 74th रैंक है इंडिया का। पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है? स्वीडन। दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, और तीसरे नंबर पे फिनलैंड। इसके तहत जो ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी की जाती है, इसके तहत दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने का उल्लेख किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में किस देश ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम रखा है? तो तेल अवीव जो है ये कहाँ का शहर है? ये है इजराइल का शहर। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इजराइल, ऐसा नहीं कि तेल अवीव का नाम ही बदल कर रविंद्रनाथ टैगोर कर दिया गया है। तेल अवीव में एक सड़क है और उसका नाम रख दिया गया है टैगोर स्ट्रीट। टैगोर स्ट्रीट। तो ये किस कंट्री में है? तेल अवीव इजराइल में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंडिंग फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फाइंडिंग फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरांड, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरांड। ये बुक जो है, ये कौन है ओमिड स्कोबी? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये बुक प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक है। और ये दोनों कौन है? प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल। तो ये शाही परिवार की हैं, रॉयल फैमिली की हैं, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से हैं। और इस बुक का जो पूरा नाम है वो क्या है? फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। और ये बुक जो लिखी गई है उनके जीवन पर आधारित है। उनके जो शादी के बाद के जीवन के आधार, शादी के बाद
पर जीवन पर आधारित है। और साथ ही साथ उन्होंने जो अमेरिका में बसने के लिए अप्रैल 2020 में, यानी कि अभी हाल ही में, शाही परिवार से नाता तोड़ लिया है। तो उसके बारे में भी इस बुक में दिया हुआ है कि साथ रहने के लिए जो उन्होंने शाही परिवार से, रॉयल फैमिली से नाता तोड़ लिया है और वो अब अमेरिका में रहेंगे। तो ये जो ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरांट जो हैं, ये रॉयल फैमिली के ही जर्नलिस्ट हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इस बुक को जो है 11 अगस्त को पब्लिश किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त, इनका नाम है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। और मनोज आहूजा से पहले कौन थी, तो अनीता करवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त की गई हैं वी विद्यावथी। वी विद्यावथी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ए कनिंघम के द्वारा। ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। और कब, तो 1861 में, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, ए कनिंघम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिजा को किसने विकसित किया है। तो अभी हाल ही में भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट को डेवलप किया गया है और इसको डेवलप किया गया है एनवीआई पुणे के द्वारा, या फिर आप आईसीएमआर भी कह सकते हैं। तो एनवीआई पुणे जो है ये आईसीएमआर की ही ब्रांच है और इस जो कि पुणे में है। आईसीएमआर और एनआईवी कहने का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और इसके तहत आईसीएमआर ने इस किट को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए जाइडस कैडिला के साथ समझौता किया है, करार किया है। और आईजी, इस टेस्ट का नाम क्या है, आईजीजी एलाइजा, या फिर यूं कहे इम्यूनोग्लोबुलिन एलाइजा टेस्ट। और इसे कोविड कवच एलिजा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका जो नाम दिया गया इस टेस्ट किट का, वो क्या नाम दिया गया है, कोविड कवच एलिजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा, इस टेस्ट से क्या होगा कि इस टेस्ट से तो एक तो टेस्ट किया जा सकता है और ये भी पता किया जा सकता है कि जैसे कि अगर मुझे कोविड है और अगर मुझे कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मुझे कोविड है, तो उस टेस्ट से भी ये पता चल जाएगा कि मुझे कोविड है। साथ ही साथ मुझे कोविड था, मुझे कोविड ठीक हो चुका है, बहुत पहले उसकी वायरस थी, तो इससे ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि कोविड, जैसे अगर मुझे कोविड होता है और मैं ठीक हो जाता हूँ, तो कोविड के एंटीबॉडीज़ मुझ में बन जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है, स्मृति योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है और इसके तहत 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। किस चीज़ में, तो बागवानी में और मछली पालन में, यानी कि इससे रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा रूरल एरिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने के प्रमुख रॉबर्टो एजोवेडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे या फिर चीफ के नाम को ध्यान रखते होंगे, यूएन के चीफ कौन है, आईएमएफ की चीफ कौन है, या फिर डब्ल्यूएचओ के चीफ कौन है, तो उनको ये पता होगा। रॉबर्टो एजोवेडो ये चीफ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, और ये इस्तीफ़ा देंगे अपने कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले, यानी कि ये इस्तीफ़ा देंगे 31 अगस्त को। और इन पर बहुत सारा दबाव भी बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ये कह रहा है कि हमसे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भेदभाव कर रहा है, लेकिन रॉबर्टो एजेवेडो के द्वारा ये कहा गया कि मैं ये इस सब का कोई कारण नहीं है, मैं खुद के मन से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि WTO के नए जो चेयरमैन बनते हैं वो कौन बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे यानी कि रीजनल एयरपोर्ट के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है। तो अभी हाल ही में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कि हम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसी तरह से बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम क्या है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को या फिर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है और लगातार आई थिंक तीसरी या चौथी बार ये अवार्ड इस एयरपोर्ट को मिला है। और अगर ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें, ये तो रीजनल एयरपोर्ट में ये अवार्ड दिया गया बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट इंडिया और ईस्ट एशिया के एयरपोर्ट में, सॉरी सेंट्रल एशिया के एयरपोर्ट में। और साथ ही साथ जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जो दिया गया है अवार्ड, वो किसे दिया गया है? चांगी एयरपोर्ट को। और चांगी एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये सिंगापुर में है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे जो अवार्ड दिया गया है टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि होप जो है ये इसका फुल फॉर्म है और पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश करने और स्किल बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप जो है कहाँ पे अगर आपने कहीं पे काम किया है, जैसे कि आप दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे और अभी कोविड-19 के चलते उत्तराखंड आ चुके हैं, तो वहाँ पे आप जो जितनी सारी आपके बारे में जानकारियाँ हैं वहाँ पे आप उपलब्ध करवा सकते हैं। और जो जिनको भी जो मतलब नौकरी में रखने की ज़रूरत होगी वो यहाँ से इस पोर्टल से देख सकते हैं कि किनको रखा जा सकता है किनको नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्सेज डे ये हर एक साल 12 मई को मनाया जाता है। और इस बार का इंटरनेशनल नर्सेज डे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन जो मनाया था, ये दिवस जो मनाया था, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल 200वीं जयंती मनाई गई फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ WHO ने 2020 को कौन सा ईयर घोषित किया था? तो WHO के द्वारा 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ ईयर घोषित किया गया था। और इस बार इंटरनेशनल नर्सेज डे का जो थीम है वो क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो मनमीत सिंह एक राष्ट्रीय पदक विजेता भी थे और ये किस खेल से संबंधित थे? ये टेबल टेनिस से संबंधित थे। इनका जो निधन हो गया वो बहुत ही कम उम्र में, मात्र 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में FIDE Chess.com ने ऑनलाइन नेशंस कप का आयोजन करवाया था, तो इसमें किस देश ने विजय पाई? तो इसमें फाइनल में चाइना और USA के बीच खेला गया था और जिसमें कि चाइना ने USA को हरा दिया। तो चलिए अब एक न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस की संख्या कम थी लेकिन जितने सारे क्वेश्चंस थे वो इम्पॉर्टेंट थे, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। क्योंकि अभी ना कोई इवेंट हो रहे हैं ना कुछ, मतलब अभी कोविड-19 के चलते पूरा जो वर्ल्ड है वो लॉकडाउन में चल रहा है और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कोविड-19 से ही बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड-19 से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब एग्ज़ाम में आने वाले दिनों में। तो जो कोविड-19 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को मैंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए सबसे पहले एक न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला न्यूज़ है कि राजनाथ सिंह कमीशंस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत और C450, यह सचेत शिप का नाम है, और फिर है C450 और C451 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलावतरण किया, यानी कि कमीशन किया। और कहाँ पे? तो गोवा में। कैसे? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा शिप है, सचेत, C450 और C451। और किसने कमीशन किया? तो राजनाथ सिंह ने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको हमारी वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।